मेरी पत्नी डॉक्टर थी और रोज़ाना रात को उसकी ड्यूटी होती थी। अचानक मेरी पत्नी के पास बहुत पैसा आ गया। पत्नी का राज जानने के लिए एक दिन मैं उसके हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। और जब पत्नी के रूम में गया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि मेरी पत्नी 4 डॉक्टरों के साथ रात को। इस पर मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा था, जिसकी मोहब्बत पर मैं आंखें बंद करके यकीन करता था। उसने ही मेरे एतबार पर ऐसा वार किया था कि सब कुछ खत्म हो गया। मेरी पत्नी मरीजों के इलाज के नाम पर रात हॉस्पिटल में गुजारा करती थी, मगर मुझे यह कभी खबर ही नहीं हो सकी कि वह रात को करती क्या है। मैं तो समझता था कि वह अपने काम के प्रति जागरूक है, लेकिन हद से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे उस पर नाज था कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगी, पर मेरी पत्नी ने मुझे कभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। 4 मर्दों के साथ रात को वह जो कुछ कर रही थी, वह शायद किसी आम औरत के लिए मुमकिन ही नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी बेशर्म थी, जो तन्हा आधी रात को हॉस्पिटल के बंद कमरे में वह जो भी कर रही थी, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा भी कर सकती है। यह सब देखकर मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल आया था। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने कदमों से जाकर अपनी पत्नी को बताता कि मैंने अपनी आंखों से उसका घिनौना रूप देख लिया है। रात को हॉस्पिटल के एक फ़ोन कॉल पर तुरंत जागना और मरीजों के नाम पर बेचैन हो जाना और चंद महीनों में ही करोड़ों रुपए जमा कर लेना, एक एक करके मुझे हर बात का मतलब समझ में आ गया था। मैं हॉस्पिटल के बाहर बने फुटपाथ पर बैठ गया और अपने साथ गुजारे हुए वक्त का हर एक पन्ना पलटने लगा। मेरी और अमिता की शादी को 4 साल होने वाले थे। इन 4 सालों में हमारी कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन इस बात का मुझे कोई दुख नहीं था। मेरा मानना था कि यह सब ऊपर वाले की देन है। जब लिखा होगा तो औलाद हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी अमिता से बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी। मुझे उस पर फ़क्र था। दिन हो या रात, अमिता अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं होती थी। वह एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी। जब भी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता, वह सब कुछ छोड़कर अपना फ़र्ज़ निभाने हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। मैं और अमिता अलग घर में रहते थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी। फैमिली से अलग रहने का फ़ैसला मुझे अमिता की वजह से ही करना पड़ा था, क्योंकि शादी के बाद उसका डॉक्टरी का आखिरी साल था और उसे रोज़ाना मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, जिस वजह से जॉइंट फैमिली में रहना मुमकिन नहीं था। अमिता के प्रोफेशन को देखते हुए मैंने एक अलग घर का इंतज़ाम कर लिया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। मैं खुद एक ट्यूशन टीचर था और अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलकर चलाता था। मेरा काम बहुत अच्छा चलता था और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे थे। लेकिन जब अमिता ने हॉस्पिटल जाना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। हॉस्पिटल वाले अमिता को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे और यह सब कुछ उसकी मेहनत की वजह से था, और वह अपने सारे शौक अपने ही पैसों से पूरा करती थी। मैं इतना कमा लेता था कि उसकी ज़रूरत पूरी कर सकता था, पर वह अपने ही पैसों से सब कुछ करना चाहती थी। मैं उसका पति था, लेकिन फिर भी उसे मुझसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए थी। उसकी यही खुददारी लोगों को पसंद आई थी। मेरे दोस्त भी अमिता की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। वह कहते थे कि यार, वाकई में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम तो अपनी पत्नियों की फरमाइश होते ही तंग आ चुके हैं, लेकिन तुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और उनकी यह बात बिल्कुल सही थी। अमिता ने आज तक मुझसे किसी भी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की थी, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया और मुझे पता चला कि इंसान जैसा दिखता है, असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि वह ऐसा ही हो। मुझे भी ये भयानक हकीकत उस वक्त मालूम हुई जब मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई। मेरी छोटी बहन की शादी में जब 1 हफ्ते बाकी थे और जब सारे रस्मों रिवाजों को निभाया जा रहा था, मेरी इकलौती बहन की शादी में अमिता अपने काम में इस कदर व्यस्त थी कि वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले रही थी। पिछले कई महीनों से उसकी नाइट ड्यूटी थी। कभी कभी इमरजेंसी होने पर वह दिन में भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिया करती थी। मेरी माँ को इस बात से शिकायत होने लगी थी कि वह घर की बहू है, मेरी बेटी के किसी फंक्शन या रस्म में शामिल नहीं हो पाती है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी। उसका काम ऐसा ही है।
अगर वह हॉस्पिटल ना जाए तो कोई मरीज अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने गुस्से में कहा, तेरी पत्नी हॉस्पिटल की कोई इकलौती डॉक्टर नहीं है, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर होंगे। इसे चाहिए कि यह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपनी ननद की शादी के हर फंक्शन में रहे और बहू होने का फर्ज निभाए। सारे रिश्तेदार बातें बनाते हैं कि उनकी छोटी बहू को तो ससुराल से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब मैं आखिर माँ को क्या समझाता? ना मैं अमिता से कुछ कह सकता था और ना ही माँ से, क्योंकि अमिता से मैंने पसंद की शादी की थी और शादी से पहले अमिता ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती हूँ। और मैं भी जज्बात में आकर उसकी यह शर्त मान ली थी। लेकिन उसकी यही शर्त मेरे लिए निभाना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि माँ का दबाव बहुत बढ़ गया था। माँ चाहती थी कि अमिता मेरी छोटी बहन रूपाली की शादी में शामिल होकर हर फर्ज निभाए। अगर देखा जाए तो माँ की बातें सच थी, क्योंकि अमिता की गैर मौजूदगी ने लोगों के ताने सुनने पर मजबूर कर दिए थे। सबको यही लग रहा था कि शायद अमिता और मेरी माँ के बीच नहीं बनता है, इसलिए वह शादी के किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुई है। अब शादी में सिर्फ एक दिन बचे थे। एक दिन अमिता हॉस्पिटल से आई तो मैंने उसे प्यार से समझाया कि वह हॉस्पिटल से सिर्फ एक दिन की छुट्टी ले ले, ताकि माँ की भी शिकायत दूर हो जाएगी। मेरी बात सुनते ही उसको गुस्सा आ गया और गुस्से में अपने हाथ का मोबाइल फर्श पर पटक दिया और कहने लगी, मैं एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल में मरीजों को मेरी ज़रूरत है, और आप चाहते हैं कि इन फालतू रस्मों के चक्कर में मैं मरीजों को छोड़ दूँ। अमिता का अंदाज इस कदर जज्बाती था कि मैं खामोश हो गया। वह एक गरीब परिवार से थी और उसके पापा बीमारी से पीड़ित थे। सही वक्त पर उनका इलाज ना होने पर वह इस दुनिया से चल बसे थे। शायद इसलिए उसे मरीजों की भावनाओं की कद्र थी। वह खुद कितनी ही बीमार क्यों ना होती, लेकिन मैंने उसे कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा था। एक रोज तो वह तेज बुखार से तप रही थी, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया वह तुरंत बिस्तर से उठी और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। उस रात मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूरन मैं खुद ही उसे हॉस्पिटल के दरवाजे तक छोड़कर आया। जब वह तेज बुखार में हॉस्पिटल से गैर हाजिर नहीं हुई थी तो वह मेरी बहन की शादी के लिए कैसे छुट्टी कर सकती थी? मैं दोनों के बीच फंस गया था। अगर माँ की तरफ देखता तो वह भी अपनी जगह सही थी, और पत्नी की तरफ देखता तो उसकी बात भी मुझे गलत नहीं लगती थी। थोड़ी देर में अमिता फ्रेश होकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसका सर झुका हुआ था। वह मुझसे कहने लगी, देखो अर्नब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी समझनी होगी कि मेरा काम बहुत अहम है। मेरे लिए एक दिन की छुट्टी भी मुमकिन नहीं है। मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ गिने चुने ही डॉक्टर हैं। किसी एक की गैर मौजूदगी मरीज के लिए मुश्किल हो जाती है। हॉस्पिटल वाले मुझे इतना अच्छा पैकेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही हूँ। मैं एक नज़र उस पर डाली। वह हमेशा की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। जब से वह डॉक्टर बनी थी उसके फैशन और अंदाज भी चेंज हो चुके थे। उसकी खूबसूरती से तो मैं पहले ही वाकिफ़ था। मैं अमिता का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देते हुए कहा, वह आराम से अपना काम कर सकती है। माँ और घरवालों को मैं संभाल लूँगा। मेरी इस बात पर अमिता ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर अपना सर टिका दिया और कहने लगी, एक दिन मैं ऐसे मुकाम पर पहुँच जाऊँगी कि दुनिया मुझे हसरत भरी निगाहों से देखेगी। मैं इतना पैसा कमाऊँगी कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि ऊंचाई के उस मुकाम पर पहुँच जाऊँ जहाँ मेरे आगे सबका कद बहुत छोटा पड़ जाए। अमिता की बातें मुझे बहुत अजीब लगी थी। जब वह मरीज के लिए काम करती थी तो इतना पैसा कमाने की ख्वाहिश क्यों कर रही थी? मैंने अमिता से कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम गरीबों की मदद करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे सपने पूरा करूँगा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, मरीजों का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ और पैसा तो मुझे हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। मैंने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, जो तुम चाहो वही करो, लेकिन रूपाली की बारात में ज़रूर शामिल हो जाना। बाकी के दिन मैं माँ को समझा लूँगा। अमिता ने मुझसे वादा किया कि वह हर हाल में रूपाली की शादी वाले दिन अपनी छुट्टी कर लेगी। उसकी बातों से मैं खुश हो गया था, लेकिन रूपाली की शादी के दिन सब कुछ बदल गया। मेरी माँ का मूड बहुत ख़राब था। वह शादी से पहले ही मुझे बहुत बातें सुना रही थी।
पहले ही मैंने पसंद की शादी कर ली थी। अब अमिता का रवैया जल्दी आग में घी का काम कर रहा था। माँ हर बात पर मुझे सुनाती थी कि इससे अच्छा तू तो किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेता, कम से कम वह तुझे वक्त तो देती। वह कौन सा उसका काम है कि वह ज़रूरी काम पर भी छुट्टी नहीं ले सकती और सारी सारी रात हॉस्पिटल में गुजारती है। अब तक तुम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। मैं खामोशी से माँ की बातें सुन रहा था। धीरे धीरे करके शादी का दिन आ गया। अमिता शाम से ही घर पर थी और बारात आने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर मुझे तसल्ली हुई। वह मुझसे पहले सज धज कर तैयार हुई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वह हमेशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हम दोनों तैयार होकर मैरिज हॉल को निकलने ही वाले थे कि अमिता का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमिता ने दूसरी तरफ से बैठते हुए फ़ोन उठाया तो किसी इमरजेंसी पर उसका हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। अमिता कुछ देर तो न जाने क्या बात कर रही थी, लेकिन आगे से न जाने ऐसा क्या कहा कि उसने कहा ठीक है और फ़ोन कट कर दिया। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, मजबूरी है, बस कुछ देर के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर मर गए हैं जो हर इमरजेंसी पर तुम्हें ही जाना पड़ता है? तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा है कि तुम्हारे घर पर शादी है, तुम नहीं आ सकती हो? अमिता की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, आप जानते तो हो कि मैंने आपके सामने कई बार इनकार किया, लेकिन क्या करूं? मेरा मरीज है, मुझे उसकी हिस्ट्री मालूम है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। आप तब तक अपने घर वालों से कुछ भी बहाना कर दीजिएगा। ना चाहते हुए भी मैं अमिता की मिन्नतों पर उसे हॉस्पिटल के सामने उतार दिया और कहा कि वह जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाकर शादी में आ जाएगी। मैं यह अच्छे तरीके से जानता था कि आज के दिन शादी में शामिल होना उसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माँ मुझे बहुत सुनाएंगी और मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। अमिता को हॉस्पिटल छोड़कर मैं मैरिज हॉल पहुँचा तो तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई। माँ और बड़ी भाभी मुझसे कई बार अमिता के बारे में पूछ चुकी थी। मैंने ये कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि पार्लर में उसे टाइम लगेगा। जैसे ही वह तैयार हो जाएगी तो एक फ़ोन करेगी और मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। वह सब व्यस्त हो गई तो मेरी जान में जान आई, नहीं तो मैं उनके सवालों का जवाब दे देकर थक चुका था। बारात आ चुकी थी। घर के सभी लोग बारात में मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वह थी अमिता। मेरी माँ ने कहर बरसाती नज़र मुझ पर डाली। मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन में गिर जाऊंगा। मेरी माँ जान गई थी कि मैंने उनसे झूठ बोला है और यही एक बात मेरा सर झुकाने के लिए काफ़ी था। मैंने कई बार अमिता को फ़ोन मिलाया, लेकिन ना जाने वह कहाँ बिजी थी कि उसने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। जयमाला से लेकर शादी भी हो गई। सभी मेहमान खाना भी खा चुके थे। रूपाली के ससुराल वालों ने कई बार मुझसे अमिता के बारे में पूछा, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब देता? सभी रिश्तेदारों और अगल बगल के लोगों को यकीन हो गया था कि मेरी माँ के साथ उसकी बनती नहीं है, इसलिए वह इस शादी में शामिल नहीं हुई है। रूपाली की विदाई के वक्त उसकी सास कहने लगी कि आपकी बहू डॉक्टर है, ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी ननद की शादी में तो आ जाती। उनकी बातें सुनकर मेरी माँ का सर झुक गया। रूपाली की विदाई के बाद माँ ने मुझसे कहा कि तेरी पत्नी की वजह से आज मुझे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जितने लोग उतनी बातें। हर कोई यही सवाल कर रहा था कि ऐसी कौन सी डॉक्टर है कि उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी की नई नई ससुराल है, वह लोग भी इस बात को लेकर उससे न जाने कितने सवाल करेंगे। तेरी पत्नी शादी में शामिल नहीं हो सकी, यह हमारे मरने पर भी नहीं आएगी। माँ का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था और सच तो यह था कि आज मुझे भी अमिता के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो जाता अगर एक दिन वह हॉस्पिटल नहीं जाती तो, और उसकी जगह उसके मरीज को कोई और डॉक्टर देख लेता। मेरी माँ की बातों और लोगों के सवालों ने मेरे अंदर आग लगा रखा था। अमिता ने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैं शादी हॉल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। आज तक मेरा हॉस्पिटल के अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं अक्सर अमिता को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला जाता था, लेकिन आज जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो देखकर हैरान रह गया। वहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे। वह कोई बच्चों का हॉस्पिटल मालूम पड़ रहा था। तभी मेरी नज़र अमिता पर पड़ गई, जो मुझसे काफ़ी फासले पर खड़ी थी और एक कमरे के अंदर जाने लगी।
मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। मैं अभी भी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे देखते ही सीधा उसके पीछे उसी कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अंदर के मंजर ने तो मुझे दहला दिया। कमरे के अंदर अमिता अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ 4 मर्द और थे। जो कुछ भी उनके बीच चल रहा था, वह देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरी वह पत्नी, जिसे मैं लोगों का मसीहा समझता था, वह असल में अंदर से एक हैवान थी। मैं हॉस्पिटल से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गया था। मैं अमिता के साथ 4 साल से था, लेकिन इन 4 सालों में उसका असली रूप नहीं देख पाया था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी और साथ ही साथ खुद पर अफसोस भी हो रहा था कि मैंने एक औरत का असली चेहरा नहीं पहचान पाया। मैं उससे बहुत प्यार करता था। इसके लिए मैंने अपनी माँ को भी नाराज किया था। आज भी मैं अपनी बहन की बारात में सारा वक्त झूठ बोलता रहा और सच्चाई सामने आने पर भी मैंने अमिता को ही बचाने की कोशिश की थी कि वह बहुत मजबूरी में हॉस्पिटल गई है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे उससे नफरत हो रही थी कि मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था जो औरत कहलाने के भी लायक नहीं थी। मैं जान गया था कि भगवान ने हमारी झोली में औलाद का सुख क्यों नहीं डाला था। माँ बनना अमिता जैसी औरत के नसीब में नहीं होता है, जो दूसरे की औलाद से खिलवाड़ करते हैं। इसलिए शादी के 4 साल बाद भी हम दोनों को औलाद नसीब नहीं हुआ था। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और उन चारों मर्दों के साथ अमिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उन सब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था, क्योंकि मैंने सारी हकीकत अपनी आंखों से देखी थी। वह चारों मर्द मेरी पत्नी अमिता के साथ मिलकर एक मासूम से बच्चे का किडनी निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके बीच होने वाली बातचीत से मुझे पता चल गया था कि वह लोग उस बच्चों के माँ बाप की मर्जी के बगैर गैर कानूनी तौर पर यह काम कर रहे थे। उस हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज किया जाता था और इसलिए गरीब लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लेकर आते थे, जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मेरी पत्नी के साथ मिलकर इलाज के नाम पर इन मासूम बच्चों के किडनी निकालकर बेच रहे थे। विदेश में छोटे बच्चों के किडनी की बहुत मांग है और बहुत पैसे में यह किडनी खरीदे जाते थे। मेरी पत्नी अमिता किडनी की डॉक्टर थी, लेकिन मेरी पत्नी अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वह मासूम बच्चों के किडनी निकालकर उन्हें ज़्यादा पैसों में बेचने का घिनौना काम कर रही थी। अगर वह चाहती तो अपनी पढ़ाई का सही तरीके से इस्तेमाल कर बहुत से मासूम लोगों की जान बचा सकती थी। लेकिन मेरी पत्नी ने पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। पुलिस ने सारे जांच पड़ताल करके बताया कि वह लोग पिछले कई सालों से यह काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल वाले इस काले धंधे में बराबर के शरीक हैं। यह सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ाई करके डॉक्टर तो बन गए हैं, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत को भूल गए थे। लेडी कांस्टेबल अमिता को अपने गिरफ्त में लेकर पुलिस वैन तक ले जाने लगी तो मैंने उसे कुछ देर रुकने को कहा। मैंने अमिता की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कमी थी जिसकी वजह से तुमने यह गलत काम किया। उसके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। बिना कुछ कहे वह चली गई। पैसे की भूख ने उसे गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तो उसके बारे में सोचकर भी घिन आती थी कि वह इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतना गलत काम कर रही थी। कभी कभी इंसान पैसों के लालच में आकर खुद अपनी बर्बादी की वजह बन जाता है।